ओके, ये टॉपिक है आपका स्टैट सीए फाउंडेशन चैप्टर 14। इसका जो नाम है, इसका नाम है स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। इसमें स्टैट का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर से, चैप्टर 14 से आप लगा लो, इस चैप्टर से जनरली 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन जनरली आता है। इसमें कुछ चीज़ स्टैट के अंदर मैक्सिमम चीज़ बुक में लिखा हुआ है, तो मैं बुक के अकॉर्डिंग चलता हूँ, और जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट होगा जिसको डिस्कस करना होगा तो उसको कॉपी पे फिर उसको बता दिया करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका, ये देखो इसमें क्या है। सबसे फर्स्ट है हिस्ट्री। ये वर्ड आया कहाँ से? ये जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, ये कहाँ से डिराइव हुआ है, ये उसके ऊपर कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री वाली बात है। फर्स्ट पॉइंट। इसमें 4 ओपिनियन है। पहला ओपिनियन, कुछ लोगों को क्या कहना है कि दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस। कुछ लोगों को क्या कहना है कि ये इटालियन वर्ड है स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स, फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक क्यू। तो ये 4 जस्ट हिस्टोरिकल टाइप ओपिनियन है। लोगों ने सर्च किया होगा कि ये जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स कहाँ से डिराइव हुआ है, तो ये 4 ओपिनियन है जो आपको याद रखना होगा। लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक एंड फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक क्यू। ठीक है, कभी आ जाए तो आप इसको याद रखना। दूसरा क्या है, मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है ना बुक में, बिल्कुल ऐसे ही आपको याद कर जाना है। मीनिंग क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन 2 सेंसेज। इसका यूज 2 सेंस में हम लोग करते हैं। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन 2 सेंसेज। फर्स्ट इज प्लूरल सेंस। तो प्लूरल सेंस में क्या है, इट इज स्टैटिकल डेटा या न्यूमेरिकल डेटा, और इन सिंगुलर सेंस इट इज स्टैटिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड। अब याद कैसे रहेगा आपको, तो मैं बताता हूँ। देखो, प्लूरल मतलब होता है बहुत सारे मतलब डेटा, जहाँ डेटा आ जाए, डेटा मतलब बहुत सारे, तो उसका सेंस क्या होगा, प्लूरल। और मेथड में क्या होता है, पर्टिकुलर मेथड, इस मेथड से, इसका फीलिंग क्या लो, सिंगल में, सिंगुलर सेंस। ठीक है, डेटा मतलब हो गया प्लूरल सेंस और मेथड मतलब हो गया सिंगुलर सेंस। तो कहने का मतलब ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है, इसका यूज 2 सेंस में होता है, सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में स्टैटिकल डेटा या न्यूमेरिकल डेटा, सिंगुलर सेंस में स्टैटिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड। अगर स्टैट वर्ड का यही 2 मतलब होता है, इसका मतलब स्टैट के अंदर जो कुछ भी आपको पढ़ना है, सब कुछ इसी 2 नाम के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, स्टैटिकल डेटा और स्टैटिकल मेथड जो है, इसी दोनों ही वर्ड के अंदर, पूरे स्टैट के अंदर जो कुछ भी आप पढ़ाई करते हो, सब इसी के अंदर आ जाता है। कैसे होगा ये देखो। फर्स्ट है स्टैटिकल डेटा क्या होता है। तो स्टैट में क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि पहले हम किसी एक ग्रुप के ऊपर स्टडी करते हैं। ग्रुप, स्टैट में क्या होता है, एक ग्रुप डिसाइड करना होता है जिसके ऊपर स्टडी करना होता है। ग्रुप, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का स्टडी नहीं करता, ये ग्रुप का स्टडी करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट स्टडी। ग्रुप स्टडी या एग्रीगेट स्टडी मतलब वर्कर का ग्रुप, सोल्जर का ग्रुप, स्टूडेंट का ग्रुप, एम्प्लॉइज़ का ग्रुप। ठीक है, इस तरह के कोई ग्रुप होता है, उसके ऊपर स्टैट में स्टडी होता है। अब ये स्टडी कैसे होता है, तो आप मान लो स्टूडेंट का ग्रुप लेके चलोगे, तो स्टूडेंट का ग्रुप हो गया, उसके ऊपर आप एक वेरिएबल होता है जिसका स्टडी करोगे। अब स्टूडेंट का ग्रुप है, तो भाई क्या वेरिएबल है, क्या चीज़ का आप स्टडी करोगे। ठीक है,
तो एक वेरिएबल होता है जिसके ऊपर आप स्टडी करेंगे, जैसे स्टूडेंट है तो हाइट के ऊपर, कि वेट के ऊपर, कि मार्क्स के ऊपर, कि एज के ऊपर, या फैमिली इनकम के ऊपर, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल। या आईक्यू लेवल किसका कितना है, स्मार्टनेस कितना है, इंटेलिजेंसी कितना है, तो इन सब को हम बोलते हैं वेरिएबल। तो उस वेरिएबल को आप स्टडी करना चाहते हो तो क्या करोगे, 1 बाय 1 उस वेरिएबल को स्टूडेंट टू स्टूडेंट ऑब्जर्व करोगे, मेजर करोगे, रिकॉर्ड करोगे, तो जो आपको मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिकल डेटा। अगर हम एक साथ इसको ज्वाइन करके पढ़ें तो ऐसे कह सकते हैं, वेरिएबल ओवर ए ग्रुप आर ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड एंड देन फाइनली रिकॉर्डेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिकल डेटा। अब यहाँ पर देखो कुछ यहाँ इसके एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल 1 है आपका, लिखा है इसमें विच वन इज स्टैटिकल डेटा, विच वन इज स्टैटिकल डेटा, इसमें से कौन सा है। तो देखो ऑप्शन है, क्या लिखा है, ए का एज दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी है ए, दूसरा भी ऐसे ही ए का हाइट दिया हुआ है, तीसरा ए का वेट दिया हुआ है, क्या नाम है, हाँ ये भी नहीं होगा। लेकिन डी ऑप्शन में देखो ए का वेट दिया है, बी का भी वेट दिया हुआ है, सी का भी वेट दिया हुआ है, तो ये स्टैटिकल डेटा है। ऑप्शन डी में क्या है भाई, ग्रुप हो गया, कितने लोग हैं ग्रुप में, 3 लोग हैं ग्रुप में 3 लोग हैं। वेरिएबल क्या है, वेट, हमने क्या किया होगा, उसको मेजरमेंट किए होंगे और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कर लिया, ए का वेट, बी का वेट, सी का वेट। तो स्टैटिकल डेटा का मतलब क्या समझ में आ गया, वेरिएबल ओवर ए ग्रुप जिसको आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया और उसके बाद ऐसे रिकॉर्ड किया, तो ये कहलाता है, ठीक है, स्टैटिकल डेटा। अब यहाँ पर क्या देखो, फर्स्ट अभी हम बात क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट का चर्चा कर रहे हैं स्टैटिकल डेटा के ऊपर, ठीक है। तो वेरिएबल जिसको आप ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड कर लेंगे तो डेटा आ गया। अब इसके नीचे एक पॉइंट ये है कि वेरिएबल क्या क्या होता है, वेरिएबल क्या क्या होता है, तो इसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है देखो, वेरिएबल क्या होता है, इसके नीचे थोड़ा सा इसको ठीक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार ये देखो, ठीक है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल 2 तरह के होते हैं, एक है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब ये जो लिखा हुआ है देखो इधर ये वेरिएबल है। क्वालिटेटिव मतलब एट्रीब्यूट ऑर्डिनल, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी कार्डिनल। ये जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है इसको हम क्या कहते हैं, ऐसा वेरिएबल होता है ये जिसको मेजरिंग स्केल नहीं है, ऐसा वेरिएबल जिसको मेजरमेंट करने का कोई स्केल नहीं है, जैसे इंटेलिजेंसी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, जेंडर हो गया, मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, ब्लाइंडनेस, नेशनलिटी, ड्रिंकिंग हैबिट। ऐसे अगर आप ग्रुप के ऊपर डेटा को रिकॉर्ड करते हो तो ये कहलाता है क्वालिटेटिव डेटा कहलाएगा, जहाँ वेरिएबल क्या है, क्वालिटेटिव। तो वेरिएबल क्वालिटेटिव होंगे जिसको मेजरमेंट करने का कोई स्केल नहीं, जैसे ऑनेस्टी है, तो भाई कोई आदमी कितना ऑनेस्ट है इसको मेजरमेंट करने का कोई यूनिट नहीं होता कि आप कितना केजी या क्विंटल या मीटर में ऑनेस्ट हैं, ऐसा नहीं होता। बट क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हो, क्वांटिटी में लिख सकते हो। फिर 2 तरह का होता है, एक होता है डिस्क्रीट, दूसरा होता है कॉन्टीन्यूअस। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब जिसके सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज हो, इंटीग्रल वैल्यू मतलब 0, 1, 2, 3। और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का मतलब जिसको कोई भी वैल्यू मिल जाए, कैन हैव एनी वैल्यू विद इन ए रेंज, मतलब निगेटिव, पॉजिटिव, पॉइंट में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, इंटीजर, नॉन इंटीजर, कुछ भी मिल जाए वो कहलाता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। जैसे हाइट हो गया, अब किसी आदमी का हाइट क्या होगा, 5.1 इंच, 5.2 इंच, 5.3 इंच, ये हो सकता है 6 फीट भी हो, ठीक है। अच्छा मैंने क्या कहा, हमारा हाइट की बात है 5 फीट 2 इंच, नहीं पॉइंट में आ सकता है, तो 5.1 फीट ऐसे बोलना था मुझे, 5.1 फीट या 5.2 फीट, नहीं 5.5 फीट, 5.25 फीट और एग्जैक्टली 6 फीट, कुछ भी हो सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इंटीजर, नॉन इंटीजर तो होगा कॉन्टिन्यूअस, लेकिन जो सिर्फ इंटीग्रल होंगे वो कहलाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे भाई किसी फैमिली में कितने बच्चे हैं, एग्जाम्पल देखो यहाँ लिखा हुआ है, किसी फैमिली में कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, तो क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। यहाँ पर ये आप डेसिमल में नहीं होगा, ऐसे मतलब नंबर ऑफ मिसप्रिंट पर पेज, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट पर डे, नंबर ऑफ शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी, कोई कंपनी ने कितना शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया किसी को, तो वो भी डेसिमल में नहीं होगा, 1 शेयर होगा या 2 होगा, इंटीजर होंगे, तो ये कहलाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल। और इसमें 2 खास एग्जांपल है जिसको आप याद रखना। ऐसे देखने में लगता है ये वेरिएबल कंटिन्यूस होगा, बट इसको
डिस्क्रीट में रखा गया है। एक है मार्क्स ऑब्टेंड को इंटीजर में ही रिकॉर्ड करते हैं, और एनुअल इनकम इसको भी इंटीग्रल वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए दोनों ही क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट वेरिएबल। लेकिन बताओ परसेंटेज मार्क्स जो होते हैं वो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक रिकॉर्ड होता है, तो परसेंटेज मार्क्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, बाकी मार्क्स ऑब्टेंड और एनुअल इनकम ये दोनों डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जो है उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसको भी देख लो यहाँ पर। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है ना, हाइट हो गया, वेट हो गया, एज हो गया, प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज मार्क्स आपका जो आएगा ना वो क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में आएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। तो सुनो, फर्स्ट पॉइंट है जी स्टैटिकल डेटा क्या होता है। तो ग्रुप के ऊपर वेरिएबल को आप ऑब्जर्व करेंगे, मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैटिकल डेटा। अब स्टैटिकल डेटा जो होते हैं उसमें वेरिएबल के ऊपर होता है, तो वेरिएबल क्या होता है उसके ऊपर हमने चर्चा किया। वेरिएबल मतलब जो पैरामीटर होते हैं जिसको आप रिकॉर्ड करके और स्टडी करना चाहते हो, 2 तरह का होता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव में कौन कौन सा है, क्वांटिटेटिव में कौन कौन सा है, आपने समझ लिया। मान लो आप कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ नेशनलिटी ऑफ ए पर्सन क्या है, ऑप्शन दिया रहेगा, एट्रीब्यूट है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, या नॉन ऑफ दीज है। तो आपको ध्यान देना होगा, नेशनलिटी मतलब ये क्या है, एट्रीब्यूट है। ये पूछ ले नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट पर डे इज, ऑप्शन ए रहेगा एन एट्रीब्यूट, क्या एट्रीब्यूट है, डिस्क्रीट वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, नॉन ऑफ दीज। तो क्या कहोगे, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट होगा, चाहे 0 होगा, चाहे 2 होगा, ऐसे करके। ये पूछ ले मार्क्स ऑब्टेंड कैसा वेरिएबल है, तो क्या बोलोगे, डिस्क्रीट वेरिएबल है। कोई पूछ ले परसेंटेज मार्क्स कैसा वेरिएबल है, तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। बाकी हर जगह आप अपने हिसाब से चलेंगे। हाइट, वेट, ये सब क्या है, पॉइंट में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए सब क्या है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल के ऊपर चर्चा हो गया। तो स्टैटिकल डेटा जो है बस इतना ही है, क्या, किसी ग्रुप के ऊपर जिस वेरिएबल को आप स्टडी करना चाहते हो उस वेरिएबल को स्टडी करो। ठीक है, स्टैटिकल डेटा में यही है, उस वेरिएबल को स्टडी करो और ग्रुप के ऊपर उसको रिकॉर्ड कर लो, तो आपके सामने वो डेटा आ गया। लेकिन स्टैट का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है, कुछ और भी होता है। क्या होता है, स्टैटिकल मेथड। तो मेथड में क्या क्या होता है इसको देखो। तो मेथड में क्या क्या होता है बच्चे, मेथड, स्टैटिकल मेथड जो है दैट डील्स विद 4 थिंग्स। ये देखो, स्टैटिकल मेथड डील्स विद 4 थिंग्स। ये 4 चीज़ को डील करता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, एंड जब आप एनालिसिस करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, एनालिसिस करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और उस रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन, उस रिजल्ट का क्या देना होगा, इंटरप्रिटेशन। अब होता क्या है, जो चैप्टर है आपका ये 14, स्टैट का चैप्टर 14 है ना, जो आपने कहा ना कि डेटा क्या होता है, स्टैटिकल डेटा, उसका कलेक्शन कैसे किया जाए, कलेक्शन। ठीक है, स्टैटिकल डेटा क्या होता है आपने सीख लिया, बट कलेक्शन कैसे किया जाए, व्हाट आर द मेथड्स, उसको प्रेजेंट कैसे किया जाए, प्रेजेंटेशन। यहाँ तक हमें चैप्टर 14 में पढ़ना है, यहाँ तक चैप्टर 14 में स्टडी करना है। इसके बाद चैप्टर 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। इसमें 16, 17 चैप्टर तो मैंने करवा दिया, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये यहाँ तक इसी चैप्टर के अंदर है कि डेटा कलेक्शन कैसे करें, उसको प्रेजेंट कैसे करें। उसके बाद डेटा के ऊपर फर्दर स्टडी करना होता है, मीन निकालना होता है, मीडियन निकालना होता है, मोड निकालना होता है। तो दीज आर कॉल्ड एनालिसिस ऑफ डेटा। और जब आप मीन, मीडियन, मोड निकालोगे तो रिजल्ट आएगा, एथमेटिक मीन निकला, ज्योमेट्रिक मीन निकला, मीडियन निकला, मोड निकला, तो क्या देना होता है उसका, इंटरप्रिटेशन। कि भाई मीन का क्या मतलब, जीएम कहाँ यूज़ करेंगे, एचएम कहाँ यूज़ करेंगे, मीडियन कहाँ पर अच्छा होता है, मोड कहाँ पर अच्छा होता है, इस तरह का चीज़ जो है सो हम लोग इंटरप्रिटेशन में बात करते हैं। तो अब अगर दोनों पॉइंट को मिला दो, स्टैटिकल डेटा और स्टैटिकल मेथड को मिला दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को ज्वाइन करके बोलोगे तो क्या कहेंगे, स्टैट का मतलब क्या होता है, स्टैटिकल डेटा, उसका कलेक्शन, उसका प्रेजेंटेशन, उसके ऊपर फर्दर स्टडी, इन डेप्थ स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस, और जो रिजल्ट आएगा उसका इंटरप्रिटेशन, उसका क्या देना होगा, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और चैप्टर 14 में कहाँ तक पढ़ना है हमें, कलेक्शन और प्रेजेंटेशन तक। ठीक, यहाँ तक हमें देखना है।
तो देखते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है। अब आप इस चीज़ के ऊपर आ जाओ कि व्हाट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो देखो ये सब चैप्टर थ्योरेटिकल है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया होगा और मैं भी करवाता हूँ यहाँ पर आपको। तो इसमें जो है वे ऑफ कलेक्शन के हिसाब से, अभी हमने बात किया था ना वेरिएबल, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, दो तरह का वेरिएबल होता है, बट हम बात कर रहे हैं डेटा का कलेक्शन में। डेटा दो तरह का होता है। कैसे दो तरह का डेटा होता है, कैसे डिवाइड किया गया है इसको, अकॉर्डिंग टू वे ऑफ कलेक्शन, कैसे किस तरीके से डेटा आप कलेक्ट करते हो उसके हिसाब से डेटा को दो भाग में बांटा गया है। वन इज़ प्राइमरी एंड अदर इज सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब डेटा विच इज़ कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसको आप खुद सर्वे करेंगे, कंडक्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तब डेटा को कलेक्ट करोगे, वो प्राइमरी होगा, फर्स्ट टाइम आप कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी मतलब कहीं ना कहीं अवेलेबल है, उसका आप यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा यूज बाय अदर इज कॉल्ड सेकेंडरी। अब देखो फर्स्ट टाइम जो डेटा आप कलेक्ट करोगे प्राइमरी होगा, तो प्राइमरी डेटा को कलेक्शन करने के मेथड्स होना चाहिए, तो इसके मेथड्स होते हैं। प्राइमरी डेटा को कलेक्शन करने के मेथड्स होते हैं, लेकिन सेकेंडरी कहीं ना कहीं अवेलेबल होता है जहाँ से हम यूज़ करेंगे, तो उसका मेथड में उसका सोर्स होता है। जुगाड़ करना पड़ेगा। जो कोई भी तुम चीज़ जुगाड़ करके काम चलाते हो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। उसका कोई ना कोई सोर्स रहा होगा, कहाँ से जुगाड़ किए हो तो बताना पड़ेगा। तुम्हारा इच्छा बताओ चाहे नहीं बताओ, वो भी है, लेकिन देखेंगे हम लोग। लेकिन प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने के मेथड होते हैं। अब देखो प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने के कौन कौन से मेथड है। तो एक नाम है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू आप तीन तरह से कर सकते हो। डायरेक्ट इंटरव्यू, उसी को बोलते हैं पर्सनल, जिसके बारे में जानकारी चाहिए सीधा उसी से जो है ना इन्वेस्टिगेटर या सर्वेयर कांटेक्ट करेगा और उससे रिस्पांस मिलेगा उसको, ठीक है। वो रिस्पोंडेंट होंगे जिसके बारे में जानकारी चाहिए। ए के बारे में चाहिए तो सीधा ए से इंटरेक्ट हो जाओ और ए आपको रिस्पॉन्स करेगा। इनडायरेक्ट का मतलब हमें ए के बारे में जानकारी चाहिए, लेकिन ए से डायरेक्टली इंटरेक्ट होना संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है या डिजायरेबल नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली अप्रोच करना रिस्पोंडेंट को डिजायरेबल नहीं है या पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं इनडायरेक्टली बी से पूछते हैं, उसके फैमिली मेम्बर से, उसके फ्रेंड से, तो कल आएगा इनडायरेक्ट इंटरव्यू। और कभी कभी टेलीफोन अगर नंबर है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, तो फटाफट फ़ोन करके आप इंटरव्यू कर लो, तो कल आएगा टेलीफोनिक इंटरव्यू, जिसमें टेलीफोन का यूज़ होता है। तो ये हो गया इंटरव्यू मेथड में तीन नाम। उसके बाद क्या है मेल्ड क्वेश्चन। मेल्ड मतलब अक्षर में, टेक्स्ट में एक सेटअप क्वेश्चन तैयार करो, जो क्वेश्चन पूछना है उसको मेल कर दो, फिर आपको रिस्पांस मिलेगा ऐसे करके। चाहे ईमेल कर दो, चाहे इंडिया पोस्ट से भेज दो, चाहे टेक्स्ट के फॉर्मेट में, मतलब टेक्स्ट के फॉर्मेट में पूछना है बस, ठीक है, टेक्स्ट। और थर्ड मेथड का नाम क्या है ऑब्जर्वेशन। कुछ डेटा कलेक्शन ऐसे होते हैं जो ऑरली पूछ के नहीं होता है। मान लो हाइट, तुम्हारा हाइट कितना है, तो हाइट तुम्हारा कितना है तो हम पूछेंगे नहीं तुमसे, आज तुम जो बोल दोगे रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं, मेजरमेंट करेंगे फिर रिकॉर्ड करेंगे। एज क्या है, तो अब एज कोई इससे पूछ के नहीं होगा कि भाई कितना एज है, जो बता देंगे लिख लेंगे, नहीं। 10th क्लास का मार्कशीट दिखाओ या बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, उसको ऑब्जर्व करेंगे तो जाके रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। कुछ डेटा कलेक्शन ऐसे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, जो इम्पोर्टेंट है क्या पूछता है कि किस मेथड को हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखो पर्सनल वाले में आप देखो पर्सनल इंटरव्यू कहाँ सूटेबल होता है। तो पर्सनल इंटरव्यू सूटेबल होता है इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी ऐसा आ जाए तो वहाँ पर हम लोग पर्सनल इंटरव्यू लगाते हैं। इनडायरेक्ट कहाँ लगाते हैं, इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में। एक्सीडेंटल केस है ना, किसी का हाथ पैर टूट गया मान लो, तो डायरेक्टली उससे मत पूछो कब हुआ कैसे हुआ, किसी और से पूछ लो, थर्ड पर्सन से, ऐसे मतलब, ठीक है। इनडायरेक्ट कब होता है एक्सीडेंटल केस में, रेल, रोड, एयर एक्सीडेंट हो जाए तब। टेलीफोन के बारे में क्या याद रखना है आपको मेन, ये फास्ट होता है और वाइड एरिया कवर करता है। मान लो पर्सनल 4 आदमी से मिलना हो और दूर है तो बड़ी मुश्किल है उससे मिलना पर्सनली, लेकिन टेलीफोन नंबर है तो फटाफट फ़ोन कर लो। तो ये फास्ट होता है, वाइड एरिया कवर होता है। और अगला पॉइंट क्या याद रखना है, इसमें रिस्पांस कम होता है, लोग फ़ोन उठा कर रख देगा नहीं, तो रिस्पांस कम मिलेगा। उसके बाद इसी में क्या है मेल्ड क्वेश्चनियर में क्या है, देखो मेल्ड क्वेश्चनियर में क्या है कि ये वाइडेस्ट एरिया कवर करता है। मेल तो कहीं भी पहुँच जाएगा, मेल जहाँ मर्जी वहाँ भेज दो, ठीक है। टेलीफोन नंबर तो सबके पास नहीं भी हो, बट मेलिंग एड्रेस सबका होता है, ईमेल कहीं भी भेज दो आप, ठीक है। तो वाइडेस्ट एरिया कवर यही होता है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसमें, लीस्ट रिस्पांस। इसमें रिस्पांस सबसे कम मिलेगा, नहीं पर्सनली पूछो तो रिस्पांस सबसे ज़्यादा मिलेगा, इनडायरेक्ट में थोड़ा कम मिलेगा, टेलीफोन में और कम, मेल में तो बिल्कुल ही कम, ठीक है। ईमेल वगैरह के लोग रिस्पांस भी नहीं देता आजकल,
तो लिस्ट रिस्पॉन्स इसमें मिलता है सबसे कम, मतलब अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा इसी में होता है। नॉन रिस्पॉन्स अगर पूछे तो मैक्सिमम होगा और रिस्पॉन्स पूछे तो मिनिमम होगा। कहाँ पर? मेल्ड क्वेश्चनियर में। ये बात आपको याद रखना है बस। इसके बाद देखो क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या है ये? डाटा ऑन हाइट, वेट, एज, मार्क्स, ये सब ऑरली पूछ कर नहीं होता। इस तरह के जो डेटा होते हैं पहले ऑब्जर्व करते हैं और मेजर करते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं। तो दिस मेथड इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। मान लो 50 लोग हैं, सबका हाइट कितना है, तो मेजरमेंट करके रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो तरीका होगा वो कहलाएगा ऑब्जर्वेशन मेथड, और जो डेटा आपको मिलेगा उसका नाम होगा प्राइमरी डेटा। नहीं, अगर मान लो कि कोई 10 लोग हैं, उसकी फैमिली इनकम क्या है, तो जाके सर्वे करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू करके जाएंगे, तो जो डेटा मिलेगा उसका नाम क्या होगा? प्राइमरी डेटा, और मेथड का नाम क्या होगा? पर्सनल इंटरव्यू मेथड। बात समझ रहे हो? तो ये चीज़ है, ये मेथड है प्राइमरी डेटा को कलेक्शन करने का। अब सेकेंडरी का क्या होता है? सोर्स होता है, जुगाड़। तो कौन कौन से सोर्स होंगे, सिर्फ आप उसका नाम याद रख लो, वही काफ़ी है, कभी पूछा नहीं है। तो ये देखो, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा में क्या क्या आता है। ये सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा में क्या? इंटरनेशनल सोर्स, वर्ल्ड बैंक, WHO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सब का जो डेटा अवेलेबल होता है, कहीं भी अवेलेबल हो, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, इंटरनेट पे कहीं भी अवेलेबल है, वहाँ से आप यूज़ करोगे तो आपके लिए डेटा क्या है? सेकेंडरी। और सोर्स का नाम क्या होगा? इंटरनेशनल। अगर वो डेटा किसका है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, उनका डेटा है, तो सोर्स का नाम होगा इंटरनेशनल। अगर इंडियन गवर्नमेंट हो, CSO, NSSO, तो ये होता है गवर्नमेंट सोर्स। उसका कोई डेटा कहीं अवेलेबल है तो होगा गवर्नमेंट सोर्स। मान लो कि सर्वे हुआ, सेंसस हुआ, अब सेंसस तो होता है प्राइमरी डेटा। सेंसस हो गया, गवर्नमेंट का डेटा कहीं अवेलेबल है इंटरनेट मैगजीन में, वहाँ से आप सेंसस के रिपोर्ट में से कोई चीज़ यूज़ करके एक नया तरीका से आप रिपोर्ट तैयार करते हो। तो सेंसस इज़ प्राइमरी डेटा, बट ए रिपोर्ट फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। सोर्स का नाम क्या होगा? गवर्नमेंट। प्राइवेट कंपनी के बारे में प्राइवेट सोर्स। लास्ट में क्या है? अनपब्लिश्ड। कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो पब्लिश नहीं किया जाता है कि हम कहाँ से इसको यूज कर रहे हैं, तो लोग प्राइवेटली उसको यूज करते हैं, अनपब्लिश्ड होता है। मतलब कोई फार्मूला वगैरह, कोई डिज़ाइन, कोई चीज़ जो आप कहीं से यूज़ करते हो, तो उस चीज़ को बोलते हैं अनपब्लिश्ड, क्योंकि जिसने ये फर्स्ट टाइम डेवलप किया था ना, वो इसको पब्लिश नहीं करेगा, अनपब्लिश्ड रहता है। आप जाके उससे डिमांड करो, पेमेंट करो, तो आपको मिल गया, तो आपके लिए डाटा होगा सेकेंडरी, लेकिन सोर्स का नाम क्या है? अनपब्लिश्ड। ठीक है, तो ये सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा है, इसको आपको याद रखना है। और इसमें क्वेश्चन कभी पूछे कोई, मान लो कि सेंसस कैसा रिपोर्ट है तो प्राइमरी, ए रिपोर्ट फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट कैसा डेटा होगा? सेकेंडरी। डेटा डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट क्या होगा? प्राइमरी। ठीक है, तो इस तरह से मेथड आपको याद रखना है, कहाँ पर किसको यूज़ करते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो दिस इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। अब देखो इसके बाद क्या है, स्टैट। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है, स्टैट का यूज़ कहाँ होता है? हर जगह होता है, बिजनेस में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, इंडस्ट्री में। उसके बाद क्या है, छोटा सा पॉइंट, स्क्रूटनी ऑफ डेटा। मतलब हम लोग कलेक्शन कर लिए हैं, अब प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, बट प्रेजेंटेशन से पहले डेटा का थोड़ा सा स्क्रूटनी हो जाए कि भाई डेटा सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। ये नहीं कि बिल्कुल आंख बंद करके जैसा है वैसा ही एनालाइज करके और रिजल्ट बना देंगे, नहीं। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? देखो, चेकिंग कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्क्रूटनी ऑफ डेटा। डेटा सही है, रिलायबल है कि नहीं है, विश्वास करने लायक है कि नहीं है, कंसिस्टेंसी मेंटेन है कि नहीं डेटा के अंदर, इन सब चीज़ को चेक करोगे तो ये कहलाता है स्क्रूटनी ऑफ डेटा। जो दो तरह का होता है, इंटरनल चेक, दूसरा क्या है? एक्सटर्नल चेक। इंटरनल चेक कब पॉसिबल होता है? फॉर रिलेटेड सीरीज ऑफ डेटा। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया, सेल्स है, कॉस्ट है, प्रॉफिट है, कोई लेके आ गया आपके सामने, तो आप तुरंत बता दोगे ये तो गलत डेटा है। क्यों? क्योंकि सेल्स में, कॉस्ट में, प्रॉफिट में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। इस तरह का जो डेटा होता है इसको हम बोलते हैं रिलेटेड सीरीज ऑफ डेटा। अगर अवेलेबल हो तो उस रिलेशन को हम अप्लाई करके चेक कर लेंगे, तो इससे पता चल जाएगा डेटा सही है या नहीं है। इंटरनल चेक यही होता है। किसी से नहीं पूछना, बस डेटा को देख के बता देंगे, देखो सेल्स माइनस से कॉस्ट माइनस किया, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, गड़बड़ आ रहा है, तुम्हारा डेटा सही नहीं है। सेल्स हो सकता है 900 हो, कॉस्ट हो सकता है 600 हो, प्रॉफिट हो सकता है 500 हो, क्या है गड़बड़ पता नहीं, बट ये ठीक नहीं है। तो ये होता है इंटरनल चेक। किसी का हेल्प नहीं लेना, जो डेटा या फैक्ट आपके सामने है उसको इंटर रिलेट करके चेक कर देना ये सही है गलत। ठीक है, तो कब पॉसिबल है इंटरनल चेक? फॉर ओनली रिलेटेड सीरीज ऑफ डेटा। एक्सटर्नल चेक क्या होता है ना, कन्फर्मेशन के लिए। कुछ मालूम है, बस थर्ड पर्सन से कंफर्म कर लो कि भाई सब ठीक ठाक है कि नहीं, ऐसा ही है कि नहीं जैसा आपको मालूम है। तो ये चीज़ इसको याद रखना है आपको। सिंपली एक डिफिनेशन याद रखना, कोई पूछ ले बताओ, चेकिंग कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्क्रूटनी। इंटरनल चेक इज पॉसिबल
ऑप्शन दिया रहेगा इंटरनल डेटा, एक्सटर्नल डेटा, इंटरनल एंड रिलेटेड डेटा, तो ये इसका आंसर होगा इंटरनल एंड रिलेटेड डेटा। तो ये सब भी हो गया। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है, ठीक है। तो डेटा कुल मिलाकर आप देखोगे स्टैट के अंदर तो 4 तरह का होता है। एक तो हो गया वो जब वेरिएबल क्वालिटेटिव हो तो उसकी डेटा ऊपर जो डेटा होगा तो होगा क्वालिटेटिव डेटा। जब वेरिएबल क्वांटिटी हो हाइट वेट एज के ऊपर तो डेटा क्या नाम क्या होगा, क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी तो वे ऑफ कलेक्शन के हिसाब से डिवाइड किया, लेकिन मेन देखो डेटा का क्लासिफिकेशन 4 तरह का होता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ज्योग्राफिकल, टाइम सीरीज, ठीक है। अगर डेटा एरिया वाइज या रीजन वाइज आप रिकॉर्ड करते हो, एरिया या रीजन वाइज, तो क्या कहलाएगा, ज्योग्राफिकल डेटा, स्पेशल डेटा, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और रीजन, ये आपका थर्ड पॉइंट है। फोर्थ क्या है, टाइम सीरीज, टेम्पोरल डेटा, क्रोनोलॉजिकल डेटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से कि 2001 में कितना सेल हुआ, 2002 में कितना सेल हुआ, 2003 में कितना सेल हुआ, इस टाइप का। तो यहाँ पर क्या होता है, टाइम होता है और वेरिएबल होता है। थर्ड में क्या होता है, एरिया होता है और वेरिएबल होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, वेरिएबल होता है और फ्रीक्वेंसी होता है। मान लो मेल और क्वालिटी है, मेल फीमेल, तो मेल कितना है 50, ये उसका फ्रीक्वेंसी का लाएगा। क्वांटिटी 60 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 5 बच्चे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, क्वांटिटी होता है और फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये दोनों कहलाता है, ये दोनों फर्स्ट दोनों ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी डेटा, ये दोनों कहलाता है फ्रीक्वेंसी डेटा, और ये जो तीसरा और चौथा है ये कहलाता है नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता, यहाँ वेरिएबल और एरिया होता है, यहाँ वेरिएबल और टाइम होता है, तो ये कहलाता है नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। ये दोनों क्या है, फ्रीक्वेंसी डेटा, ठीक है। तो क्वालिटेटिव का मतलब जैसे किसी ग्रुप के ऊपर आपने स्टडी किया, कितना मेल है, कितना फीमेल है, कितना मैरिड है, कितना अनमैरिड है, तो डेटा कैसा है, क्वालिटेटिव, ठीक है। अब ग्रुप के ऊपर आपने स्टडी किया और स्टूडेंट ग्रुप के ऊपर कि कितना मार्क्स है, 10 से 20 के बीच में नंबर लाने वाले कितने लोग हैं, 20 से 30 के बीच में नंबर लाने वाले कितने लोग हैं, तो ये हो जाएगा क्वांटिटेटिव। तो बस क्लासिफिकेशन को याद रखना, 4 तरह का होता है, और मेन ज्योग्राफिकल, स्पेशियल, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, एरिया वाइज, रीजन वाइज, और जो फोर्थ याद रखना है टाइम सीरीज, टेम्पोरल, क्रोनोलॉजिकल। तो ये सब चीज़ हमें पढ़ना है। चैप्टर है 19 जो टाइम सीरीज का चैप्टर है, इंडेक्स नंबर टाइम सीरीज, वहाँ पढ़ना होता है। बाकी जो डेटा है क्वालिटेटिव वगैरह तो इसी चैप्टर तक रहेगा 14 तक। बाकी क्वांटिटेटिव डेटा हाइट वेट एज ये मिलेगा आपको, मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, उसमें सब में आपको मिलेगा क्वांटिटेटिव। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में हो गया, 4 तरह का डेटा होता है। अब आ जाओ प्रेजेंटेशन, मेन चैप्टर के अंदर प्रेजेंटेशन है, और चैप्टर 14 में प्रेजेंटेशन तक ही आपको पढ़ना है। तो कुल मिला के प्रेजेंटेशन कितने तरह का होता है देखो, 1 इज कॉल्ड टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर, डायग्रामेटिक, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये सब मोड ऑफ प्रेजेंटेशन कहलाता है। ये सब क्या कहलाता है प्रेजेंटेशन में, दीज आर कॉल्ड मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, ये कहलाता है मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। टेक्सुअल, टेबुलर, टेक्सुअल क्या होता है, एकदम टेक्स्ट अक्षर में लिख के बता दो, जो भी है ना पूरा भर के अक्षर लिखा हुआ है। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा, जो स्लाइड दिख रहा है ना, इसमें देखो क्या है, सिर्फ अक्षर ही अक्षर है। तो इस तरह के जो डेटा होता है उसको बोलते हैं टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। यहाँ पर डिफिनीशन लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ नीचे, ये क्या है, दिस इज सिंपलेस्ट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। क्यों सिंपलेस्ट है, जिसको भी लिखना आता है ना वो इसको प्रेजेंट कर देगा, इसलिए सिंपलेस्ट है। इन विच डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, मतलब एक पैराग्राफ में कुछ लिख दिया अक्षर में, फिर पैराग्राफ चेंज किया, फिर दूसरा पैराग्राफ में लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे भर के लिखते जाओ अक्षर में, वो कहलाएगा टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, जो सबसे सिंपलेस्ट होता है। इसके ऊपर और कुछ याद नहीं रखना है, सिंपली आ जाए कि डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इज कॉल्ड तो टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। जैसे बजट वगैरह निकलता है ना, पूरा टेक्सुअल ही रहता है, पूरा एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा आपको, अच्छा से पढ़ना पड़ता है, उसमें डिटेल में लिखा होता है। सेकेंड क्या है, टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब टेबुलर क्या होता है बच्चे, जो टेक्सुअल डेटा है ना उसी को टेबल में प्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। मतलब टेक्सुअल डेटा रिप्रेजेंटेड, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ को आप देखना, ठीक है, ओके। क्या लिखा है देखो, टेक्सुअल डेटा रिप्रेजेंटेड इनटू अ टेबल। टेबल क्या होता है, कुछ रो खींचो, कुछ कॉलम खींचो, ठीक है। तो रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं।
टेबल के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो 5 पार्ट्स होते हैं। टेबल के मेन 5 पार्ट्स होता है। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल स्पेस को रो बोलते हैं, जो वर्टिकल स्पेस है इसको हम कॉलम बोलते हैं। रो और कॉलम का जो कॉमन पार्ट है इसको बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये रो को स्टब बोलते हैं, कॉलम को कैप्शन भी बोलते हैं। तो मेन तो ये हो गया मेन ये। ठीक है, बॉडी रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है। कैप्शन कॉलम को बोलते हैं, स्टब रो को बोलते हैं। फिलहाल 2 रो और 2 कॉलम आपको दिख रहा होगा। अब इस रो और कॉलम में कोई कमी है, रो और कॉलम में कोई कमी है तो उसको दिखाते हैं यहाँ पर फुट नोट में। फुट नोट में दिखाते हैं। रो में आपने क्या किया, मान लो कि लिख दिया मेल लिख दिया, मेल के लिए M लिख दिया, फीमेल के लिए F लिख दिया, तो कमी है ना। तो यहाँ पर फुट नोट में आप लिखोगे कि मेल का M का मतलब मेल है, F का मतलब फीमेल है। तो स्टब और कैप्शन में कोई कमी है तो कहाँ एक्सप्लेन करते हैं, फुट नोट में। कोई शॉर्ट फॉर्म या एब्रिविएशन यूज कर लिया। और अगर बॉडी में जो न्यूमेरिकल डेटा होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा होता है, उसका यूनिट क्या है तो कहाँ दिखाते हैं उसको हम लोग, हेड नोट में। अब हेड नोट टेबल का कोई पार्ट नहीं है, ऊपर होता है टाइटल और हेड नोट, ये दोनों को मिला कर क्या बोलते हैं, बॉक्स हेड। तो कितने पार्ट्स है टेबल के, बॉक्स हेड, स्टब, कैप्शन, बॉडी, फुट नोट। बॉडी में क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा, जिसका यूनिट को हम कहाँ दिखाते हैं, हेड नोट में, या बोल दो बॉक्स हेड में। और रो और कॉलम में कोई कमी है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, फुट नोट में। फुट नोट में लिख देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। और ये जो टेबल के अंदर इन्फॉर्मेशन है ये आया कहाँ से, सोर्स क्या है, सोर्स का नाम बताना पड़ेगा। तो सोर्स जो होता है इस इन्फॉर्मेशन का, अगर आपको पता है तो कहाँ दिखाते हैं, फुट नोट के नीचे लिख देते हैं सोर्स, कि भाई ये जो डेटा है ना, मान लो लिख दिया इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया, डेट बता दो, हमने वहाँ से लिया है, तो लोग को सोर्स पता चल जाएगा। और रिलायबल है सोर्स की नहीं रिलायबल है वो अपना देखने वाला समझेगा। तो सोर्स के बारे में बताना पड़ता है। और कहाँ लिखता है सोर्स को, बिलो द फुट नोट। तो इन्हीं बातों को हमने फिर से, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इस चीज़ को मैंने फिर से लिख दिया है यहाँ पर। एक बार आप यहाँ से रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रीड करके यहाँ से, स्टब, कैप्शन, बॉडी, हेड नोट, फुट नोट, इनको देखो आप क्या लिखा गया। ठीक है, स्टब का मतलब क्या है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग रो। कैप्शन क्या है, अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग कॉलम। बॉडी क्या है, कॉमन पार्ट ऑफ द रो और कॉलम, इट कंटेन्स न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। हेड नोट क्या है, हेड नोट एक्सप्लेन न्यूमेरिकल डेटा का यूनिट क्या है। फुट नोट एक्सप्लेन शॉर्ट फॉर्म यूज इन रो एंड कॉलम एंड सोर्स इफ एनी। तो ये तो थ्योरेटिकल हो गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है थ्योरी का, वो तो आप इसका जवाब दोगे। बट यहाँ आ जाओ, मेन क्वेश्चन जो टेबुलेशन के ऊपर पूछा जाता है। नोट लिखा हुआ है ना, इस नोट को पढ़ना बाद में, अब इस नोट को थोड़े से टाइम के बाद पढ़ते हैं। पहले से एग्जाम्पल 2 को देखो। एग्जाम्पल 2 में ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो एक तो ऐसे पूछ लिया कि लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग रो को क्या बोलते हैं, स्टब, कैप्शन का, वो सब तो ठीक है। बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या होता है, वो जो कम से कम 5-6 बार पूछा हुआ है, आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। इसमें क्या होता है, फटाफट रो और कॉलम बना के टेबल तैयार करना होता है, अब फिर इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो खैर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। 2005 में 1000 वर्कर के ऊपर फैक्ट्री में सर्वे हुआ, 25% क्या है वर्कर फीमेल, बाकी सब क्या है मेल। तो ध्यान दो, एक एट्रीब्यूट आपको पता चल गया, मेल और फीमेल के हिसाब से वर्कर को बांटा गया है। और क्या लिखा है, 300 वर्कर क्या एक्सपीरियंस, 300 अगर एक्सपीरियंस है तो पता चल गया 700 क्या होगा, अनएक्सपीरियंस। और आगे लिखा है 30% किसका, अनएक्सपीरियंस का 30% वर्कर वो क्या है, फीमेल है, ये दे दिया। और पूछा बताओ मेल वर्कर जो एक्सपीरियंस है वो कितने हैं। तो कुल मिला के जब क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको एट्रीब्यूट दिख जाएगा कि पहला तो ग्रुप किसका है जी, वर्कर का ग्रुप है। और स्टडी करने का बेसिस क्या क्या है, तो एक मेल फीमेल और दूसरा एक्सपीरियंस और अनएक्सपीरियंस, कुछ और नहीं है इसके अलावा। देखो कुछ और नहीं है, 30% अनएक्सपीरियंस वर्कर क्या है, फीमेल वही आ गया। तो इसमें क्या करना होगा आपको, फटाफट टेबल तैयार करना होता है। एक एट्रीब्यूट को रो में लो, एक को कॉलम में लो, किसको रखना रो में, किसको कॉलम में रखना, ये आपका अपना चॉइस होगा, ये आपका अपना चॉइस होगा। जैसे हमने टेबल बनाया ना, अभी यहाँ देखो, मेल फीमेल को कहाँ रखा, रो में, और एक्सपीरियंस को और अनएक्सपीरियंस को कहाँ रखा, कॉलम में। और उसके अलावा एक टोटल करना पड़ता है, टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या करना होगा आपको, फटाफट रो कॉलम तैयार करना होगा और जो जो फिगर दिया हुआ उसको लिख देना होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, जो पूछा वो बन जाएगा। तो कैसे करोगे देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये हमने कॉपी ले लिया और इस कॉपी में कुछ नहीं, फटाफट ये मान लो ऐसे, ये रो और ये
ऐसे कॉलम हो गया। यहाँ लिख दो मेल, यहाँ लिख दो फीमेल, यहाँ लिख दो एक्सपीरियंस, यहाँ लिख दो अनएक्सपीरियंस। इसमें आपको इस चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना है, हेड नोट फुट नोट नहीं लिखना है। इसमें आपको मेन बॉडी पार्ट बना दिया, हो गया। ये हो गया टोटल। ये किसका टोटल होगा जी? मेल का टोटल, फीमेल का टोटल। यहाँ एक टोटल होगा किसका? कॉलम का टोटल, एक्सपीरियंस अनएक्सपीरियंस। अब क्वेश्चन में क्या लिखा देखो, टोटल वर्कर 1000 है, यहाँ लिख दिया 1000 वर्कर। 1000 वर्कर में क्या लिखा? 25% फीमेल है, तो बताओ फीमेल क्या? ये रहा, ये 25% कितना होगा? 250। तो कलर यूज करते हैं हम लोग अलग, तो ऑब्वियस है 750 कौन होगा? मेल। ठीक है। ये अब क्या लिखा हुआ है? रेड कलर में वो लिखा मैंने जो दिया हुआ है 300 वर्कर, क्या लिखा हुआ है? एक्सपीरियंस है। 300 एक्सपीरियंस है, तो 700 क्या होगा? 700 एक्सपीरियंस नहीं होगा, यहाँ लिख दो 700। 300 एक्सपीरियंस है तो 700 एक्सपीरियंस नहीं होगा, ऐसे। एक बात और लिखा हुआ है, जो अनएक्सपीरियंस है उसका कितना परसेंट? 30%। 30% ऑफ अनएक्सपीरियंस, यही तो है अनएक्सपीरियंस। 700 का 30%, 210 कौन है? 210 कौन है? फीमेल। देखो ये अनएक्सपीरियंस जो है 700 कैसा आया होगा? यहाँ और यहाँ दोनों को जोड़े होंगे तो यहाँ आएगा, तो ये अनएक्सपीरियंस मेल, ये अनएक्सपीरियंस फीमेल। तो इसका 30% 210 क्या है? फीमेल है। जो अनएक्सपीरियंस का 30% है 210 वो फीमेल है। तो बाकी सारे फिगर आपको मिल जाएगा, बाकी सब मिल जाएगा। बट हमें क्या पूछा है? ये सब रेड वाला जो गिवन है क्वेश्चन में, ब्लैक वाला जो हमने माइनस करके निकाला है, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है मेल एक्सपीरियंस, ये वाला बॉक्स पूछा है, ये वाला। तो हम इसी बॉक्स पे ध्यान देते हैं, बाकी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो ये 250 है, ये 210 है, तो पक्का ये 40 होगा। ये 40 है और ये 300 है, तो पक्का ये 260 होगा। अपना आंसर आ गया। बट बाकी ये भी निकालना तो ये भी निकल जाएगा। ऐसे निकालना चाहो तो ऐसे निकल जाएगा, या ऐसे निकालना चाहो तो ऐसे निकल जाएगा। कितना होगा देखो, 700 में से 200 गया 500 और 10 और गया, तो ये हो गया 490। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आप रो और कॉलम बना के और तैयार करोगे टेबल, और उससे क्वेश्चन बन जाता है। आंसर क्या आ गया इसका? 260। अब जो नोट मैंने कहा था छोड़ने के लिए, उसको आप देखोगे। बताओ मेल ज़्यादा है या फीमेल? तो मेल। एक्सपीरियंस ज़्यादा है कि अनएक्सपीरियंस? तो अनएक्सपीरियंस। तो टेबल जब बन जाता है ना, तो आप किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को कंपेयर कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, टेबलेशन को ना बेस्ट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन कहा गया है। जितना भी मोड ऑफ प्रेजेंटेशन है ना, उसमें टेबलेशन को बेस्ट कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो पूछा वो भी निकल गया, और जो नहीं पूछा देखो सब निकल गया। ठीक है, इसीलिए अच्छा है ये। और बेस्ट या एक्यूरेट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन भी कहा गया है। क्यों कहा गया एक्यूरेट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन? सारे फिगर एक्यूरेट है, लगभग में कोई नहीं, एकदम एग्जैक्ट फिगर है, सारे एक्यूरेट है। तो इस तरह से टेबलेशन कहा गया है बेस्ट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, एक्यूरेट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। और किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप कंपेयर कर सकते हो एक टेबल के अंदर। यही बात नोट में लिखा हुआ है। ये देखो, ये है ना जो कहा था नोट के लिए। देखो टेबलेशन इज द बेस्ट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, एक्यूरेट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इन टेबल एनी 2 रो एंड एनी 2 कॉलम कैन बी कंपेयर्ड। तो इतना हम लोग यहाँ पर रखते हैं और करते हैं इसको फिर अगले वीडियो में बाकी करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।